बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। ये वीलॉग क्योंकि कानूनी मामले पर है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, पढ़ के आपको बतानी पड़ेंगी और काफ़ी डिटेल में गुज़िश्ता लगभग 2 साल की जो कार्रवाइयाँ हैं वो सारी मुझे इकट्ठी करनी पड़ी हैं, क्योंकि जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब का जो मामला है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जज साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं वो मीडिया की जीनत बनते हैं और मीडिया के अंदर रोज़ाना कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जज साहब से जोड़ के जो है वो लाई जाती है। सोशल मीडिया के अंदर जज साहब की ज़ात के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं और जज साहब की जानिब से भी जो जुमले आते हैं उनको अपोजिशन या मखसूस सियासी जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हैं। तासुर ऐसा बन रहा है कि जैसे जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब और अपोजिशन की जमातें एक जानिब हैं और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक जानिब है, जबकि अदलिया इनके बीच में फ़ैसला करवा नहीं पा रही। उसकी वजह यह है कि फोकस असल केस पे नहीं हो रहा, बहुत सारी और चीज़ों पे हो रहा है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। मैं फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ, आप लोग खुद ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। 28 मई 2019 को पहली मरतबा एक खबर आई थी। वो खबर ये थी कि सदर आरिफ अलवी साहब ने एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा है और रेफरेंस में जस्टिस जनाब कादी फ़ायद ईसा साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने 2011 से लेकर 2015 तक इस दौरान में लंदन में लीज पर अपनी अहलिया और बच्चों के नाम पर जायदादें हासिल की थीं, लेकिन उन जायदादों को अपने टैक्स गोशवारों में जाहिर नहीं किया था। बज़ाहिर ये बताया गया है कि जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब के जो बच्चे हैं वो इतने बड़े नहीं थे कि वो खुद जायदादें बनाते, या उनकी अहलिया की वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो खुद जायदादें बनाती, तो वो उन पर डिपेंडेंट थे। और ये जो जायदादें बन रही थी 2011 से 2015 तक, ये जायदादें जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब उनके नाम पर हासिल कर रहे थे और उन्हें अपने टैक्स गोशवारों में शामिल नहीं कर रहे थे, जाहिर नहीं कर रहे थे। जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने खत लिख दिया सदर मुमलिकत को उस वक्त, और उन्होंने कहा कि रेफरेंस की कॉपी जो है वो मुझे दी जाए। आइन के आर्टिकल 209 के तहत जो रेफरेंस फाइल किया गया है या दायर किया गया है, मेरा हक पहुंचता है कि मुझे दी जाए। और ये जिस तरह लीक हुई मीडिया में, मेरी किरदार कुशी है। 2 जून 2019 को, यानी ये चंद दिन के बाद, हुकूमत पाकिस्तान ने तस्दीक की कि गैर मुल्की असासे रखने और जाहिर ना करने की वजह से एक रेफरेंस वाकई दायर किया गया है। 14 जून 2019 को कार्रवाई का आगाज़ हुआ, यानी जब हुकूमत ने बता दिया तो उसके 12 दिन के बाद 7 अगस्त 2019 को इस रेफरेंस को कादी फ़ायद ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इन प्रॉपर्टीज़ के या इन असासों के बेनिफिशियल ऑनर नहीं हैं। ये आपने पहली दफ़ा लफ्ज़ नहीं सुना, ये नवाज शरीफ साहब के केस में चलता रहा है कि नवाज शरीफ साहब कहते थे मैं बेनिफिशियल ऑनर नहीं हूँ, मरीम नवाज कहती थी मैं नहीं हूँ, तो वो स्टेटमेंट पहले भी ऐसे आते रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो उनका मौक़िफ़ था कि वो बराह रास्त या बिलवास्ता फ्लैट के इन फ्लैट्स के बेनिफिशियल ऑनर नहीं हैं। कुछ ताकतें उन्हें ओहदे से हटाना चाहती हैं, और ये जो ताकतें वो कहते हैं, तो ये फ़ौज के ऊपर एक्चुअली वो इल्ज़ाम लगाते हैं ISI पे कि उनके खिलाफ मैंने फैज़ाबाद धरने के केस में फ़ैसला दिया था, तो उस वक्त से अब तक मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि FIA ने जो मालूमात हासिल की हैं वो गलत तरीक़ों से हासिल की हैं जो मेरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हैं, और उनकी अहलिया और बच्चे उनके ज़ेरे कफ़ालत नहीं। इस किस्म का मौक़िफ़ उनका आया। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच पहले बन गया, चीफ जस्टिस ने बना दिया। बाद में कादी फ़ायद ईसा साहब ने एक दरख्वास्त की कि फुल बेंच बनाया जाए, तो फिर एक बेंच बना 10 रुकनी बेंच। ये जो 10 रुकनी बेंच बना, इसमें फिर मुनीर मलिक साहब बतौर वकील पेश हो रहे थे जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब के। उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक कुछ रिमार्क्स दिए थे जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने, वो बायस बने हैं इस रेफरेंस का। हालांकि रेफरेंस में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो तासुर ये बन रहा है। 19 जून 2020 की शाम 4:15 बजे एक मुख्तसर फैसला आया। 19 जून 2020, अब ये 2020 का जून आ गया, 1 साल गुजर गया। एक मुख्तसर फैसला शाम को 4:15 बजे आया और उसमें सदारती रेफरेंस जो है उसको कलअदम करार दे दिया गया। मगर जो वजूहात उसकी तफसीली फ़ैसले के अंदर आई वो 11 वजूहात थी। उनमें ज़्यादातर वजूहात तकनीकी थी
कि इस रेफरेंस को भिजवाते वक्त सदर पाकिस्तान ने किन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा, लिहाजा ये रेफरेंस तकरीबन टेक्निकल बुनियाद के ऊपर जो है वो उड़ा दिया गया। जजेस ने इसको फारिग कर दिया, कलअदम करार दे दिया। मगर साथ ही साथ 7 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने यह कह दिया कि FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये वो इदारा है जो टैक्स का, रेवेन्यू का, लोगों से टैक्स लेने का, ये सारा काम ये इदारा करता है। शबर जैदी साहब भी यहीं पे आए थे। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसको हुक्म जारी किया, 7 जजेस ने इस फैसले में लिख कर कि 2 महीने के अंदर अंदर जितने टैक्स के मामला आते हैं उनकी तहकीकात मुकम्मल करें और रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजी जाए। अगर इस सारे मामले में काजी फ़ायद ईसा साहब के खिलाफ कोई चीज़ या शवाहिद सामने आए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले पर आइन के आर्टिकल 209 के तहत अज खुद नोटिस लेकर कार्रवाई कर सकती है। यह था फैसला। फैसले का यह हिस्सा जो है वो जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए अच्छा नहीं था और ये हुक्म दिया गया था कि FBR या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 7 दिन में अहले खाना जो हैं जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के, उनको नोटिस जारी करें और लंदन की जायदाद के हवाले से तफसीलात हासिल करें और आमदन के ज़राए भी उनसे पूछे जाएं कि आपने ये जो जायदादें बनाई हैं, ये आमदन आपके पास कहाँ से आई, कैसे आपने ये जायदादें बनाई लंदन के अंदर महंगे इलाकों में, और 60 दिन के अंदर ये कार्रवाई मुकम्मल करे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट करे। अब तफसीली फैसला आने के बाद जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब ने इस फैसले पर भी दोबारा नज़रसानी की अपीलें दायर कर दी और उन्होंने एक मौक़िफ़ ये भी लिया था कि जो 19 जून का फैसला दिया गया है 2020 का, उसमें अदलिया की आज़ादी को एग्जीक्यूटिव के हाथों में दे दिया गया है। यानी जजेस की जो आज़ादी है कि उनसे अगर उनकी जायदादों के मुताल्लिक या दीगर चीज़ों के मुताल्लिक पूछगछ अगर FBR ऐसे जाके करेगी तो ये जजेस की आज़ादी के ऊपर एक कदगन उन्होंने इसको समझा और उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में इस फैसले के ज़रिए से अदलिया की आज़ादी को दे दिया गया है। मैं जो इसका मतलब समझ रहा हूँ वो यही है, ये आइन के ख़िलाफ़ है, उसमें उन्होंने ये भी कहा। और काजी फ़ायद ईसा साहब ने कहा कि मैंने अपीलें दोबारा कर दी हैं, तो 3 जजेस का उन्होंने नाम लिया कि इनको लार्जर बेंच बनाया जाए और उसका हिस्सा बनाया जाए और ये जो सारा मामला है इसको लाइव नशर किया जाए टेलीविज़न के ऊपर। साथ ही साथ उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा इस मरतबा कि इमरान खान साहब की हुकूमत के कई ओहदेदारों के बैरून मुल्क में असासे मौजूद हैं। जुल्फ़ी बुखारी का उन्होंने कहा कि लंदन में असासे हैं, यार मोहम्मद रिंद के उन्होंने कहा दुबई में असासे हैं, नदीम बाबर के उन्होंने कहा अमेरिका में असासे हैं, शहबाज गिल के उन्होंने कहा अमेरिका में असासे हैं, आसिम सलीम बाजुआ की अहलिया की जायदादें अमेरिका में हैं, फैसल वाडा के लंदन, दुबई और मलेशिया में असासे हैं, उस्मान डार के बरतानिया में असासे हैं, शहजाद अकबर के बरतानिया में उनकी अहलिया का स्पेन में असासे मौजूद हैं। ये जो बात है ये की गई जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब की जानिब से। अब एक और लार्जर बेंच उनकी अपीलें सुन रहा। 18 मार्च को बराह रास्त नशरियात पर फैसला महफूज किया गया है, वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। एक मौका पर जज साहब ने बताया कि बोथम ने इमरान खान साहब पे केस किया था बॉल टेम्परिंग का। वो केस मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि वो इमरान खान साहब ने जीत लिया था केस और लंदन के अखबारात में उस दौर में बहुत रिपोर्ट हुआ था, बॉल टेम्परिंग के हवाले से था और 2 के मुकाबले में 10 जजेस ने फैसला इमरान खान साहब के हक़ में दिया था उस केस में भी। तो यानी ये छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं और यहाँ पे जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के रिमार्क्स जो हैं वो बड़े मकबूल हुए और उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयान दिए जो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर चलते रहे और सोशल मीडिया पे बहुत उन्होंने गर्दिश की। मुतनाज़ बयान उनको कहा जा सकता है, यानी उनके केस के दौरान उन्होंने अदालती फ़ैसलों के हवाले से बात की, हुकूमत जासूसी करती है उस पर बात की, आज़ादी सहाफ़त पे बहुत बात की, जजों की रिकॉर्डिंग पे बहुत बात की, इस पे जो है वो डिक्टेटर्स के ऊपर बहुत बात हुई, ब्लैकमेलिंग पे बात हुई, फ़ौजी आमरों के रवैयों के ऊपर बात हुई और ये सारी बातें होती रहीं। हत्ता कि उन्होंने कहा कि लगता है कि पाकिस्तान में नहीं एक गटर में रह रहे हैं, ये जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब ने कहा। और एक मौका पर उन्होंने ये रिमार्क्स दिए, बात करते हुए दलाइल देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कहा कि अवाम जाहिल हैं, अदालती कार्रवाई नहीं समझ सकेंगे, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा और रोका कि हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं कहा है और आप यहाँ जो कहते हैं वो हर एक लफ्ज़ मीडिया पर रिपोर्ट होता है, इससे पहले भी आपने गटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें, आप खुद एक जज हैं। फिर एक मौका पर जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब ने भुट्टो साहब के केस का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने जजों के कनपट्टियों के ऊपर बंदूकें थीं, उस वक्त वज़ीर आज़म ने एक
आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन पर हमला किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया था कि उनको एतराज़ था कि इलेक्शन कमीशन का रोल ठीक नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ने अदालत में जाके जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो उनको लगा ठीक नहीं है, उन्होंने उस पर तनकीद की थी। इस पर जस्टिस कादी फ़ायदी साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने एक आईनी इदारे पर इलेक्शन कमीशन पर हमला किया है और सुप्रीम कोर्ट को इस हमले से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कल को अदालत पर हमला किया जाएगा। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ऐसा होता है? ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ अरसा के बाद एक और ये रिमार्क कि कायद आज़म की जगह ज़िया उल हक़ की तस्वीर ना लगा दी जाए। ये वो फ़ौज के साथ जो थोड़ा सा वो है एक एपिसोड, उसमें वो ये कह रहे हैं बातों में अपने दलाइल देते हुए कि कायद आज़म की जगह ज़िया उल हक़ की तस्वीर ना लगा दी जाए, ऐसा ना हो जाए। बल्दियाती इंतखाबात पर एक केस की समाअत के दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए, वो भी खबरों की जीनत बने। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार के नशे में हुकूमत पंजाब को अलग करना चाहती है, ऐसा लगता है पंजाब में मशरक़ी पाकिस्तान वाला सानहा दोहराने का मंसूबा है। सारा मुल्क बर्बाद करके रख दिया, आइन के साथ खेला जा रहा है। ये हुकूमत के ऊपर तनकीद आपके सामने आ रही है जस्टिस कादी फ़ायदी साहब की। एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब को एक मरतबा ये भी कहना पड़ा कि जज साहब ये कानून की अदालत है, आपको किसी से मसला है तो इसे अदालत से बाहर रखें, बेहतर होगा कि हम अपनी हुदूद से बाहर ना निकलें। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि जज्बाती ना हो, केस पर फोकस करें। ये जस्टिस कादी फ़ायदी साहब को कहा। मैं इस केस को जब देखता हूं या इस पर गौर करता हूं तो एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूं कि जितने लोग कल तक मियां नवाज शरीफ साहब को उनके केस में सपोर्ट कर रहे थे, वही तमाम लोग हैरान कुन तौर पर जस्टिस कादी फ़ायदी साहब को उनके केस में सपोर्ट कर रहे हैं। एक और चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है, जितने लोग पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर रोज़ाना, वही अकाउंट सारे के सारे जस्टिस कादी फ़ायदी साहब की सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये इत्तफाकिया भी हो सकता है या एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, एक जज को मुतनाज़ बनाने की एक कोशिश हो सकती है, लेकिन ये मैं होता हुआ देख रहा हूं कि वो तमाम पॉलिटिकल लोग या वो सोशल कॉन्टैक्ट सारे के सारे या वो सोशल मीडिया के सेल्स जो काम करते थे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, जो काम करते रहे हैं फौज के खिलाफ, जो काम करते रहे इस हुकूमत के खिलाफ, वो सारे के सारे जस्टिस कादी फ़ायदी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी अनफॉर्चुनेट इसमें यह हुआ कि एक मुअज़्ज़िज़ जज उनको एक पार्टी बना के रख दिया गया है और जज साहब के अपने स्टेटमेंट इस तरीके से रिपोर्ट हो रहे हैं कि वो पार्टी बनते हुए नजर आ रहे हैं। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह कहना पड़ा कि आप इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कोई केस आप ना सुने क्योंकि आप उनके खिलाफ खुद मुद्दई हैं एक जगह पे। तो इस तरह से ये पूरा एक मामला इस तरह की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया है कि पॉलिटिकल केस बनता जा रहा है। यहां बहुत सारी चीज़ों पर फोकस हुआ, बहुत सारी तनकीद की गई हुकूमत के ऊपर इन दलाइल में, लेकिन मैंने कहीं नहीं सुना कि इनमें कहीं कोई ऐसी दलील दी गई हो कि सियासतदानों की करप्शन के ऊपर कोई पर्दाफाश किया गया हो, मनी लॉन्ड्रिंग जो PMLN और पीपल्स पार्टी ने की हो कहीं पे उसका जिक्र किया गया हो। इस केस में कहीं उन जजेस का नाम नहीं आया जो टेलीफोन पर शहबाज शरीफ साहब से हदायत लेकर फैसले देते रहे हैं और उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं। और इसके अलावा इसमें कहीं नवाज शरीफ साहब का नैब पर जो उन्होंने हमला किया था उसका जिक्र नहीं है। यानी इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की उसका जिक्र है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो नैब पर तनकीद की और हमला किया उसका जिक्र नहीं है। इसमें नैब के दफ्तर के ऊपर पथराव का भी कहीं जिक्र नहीं आया। इसमें मुझे क्यों निकाला कि तहरीक के दौरान नवाज शरीफ साहब ने जजों की जो तस्दीक की और उनकी साहबजादी ने भी जजों को फ्रीकैन करार दिया, उसका भी कहीं तस्करा नहीं है। इन सारे दलाइल में कहीं सुप्रीम कोर्ट पर हमला जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया गया माजी में और पाकिस्तान की तारीख में वाहिद मिसाल है, उसका भी कहीं तस्करा नहीं है। इस सारे मामले को अगर आप गौर से देखें तो कहीं पे भी तनकीद उन लोगों के ऊपर नहीं हो रही जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे और हर जगह पे जस्टिस कादी फ़ायदी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी ये केस एक पार्टी बनता जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये केस एक जज के असासों का नहीं है, बल्कि ये केस अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ा जा रहा है और एक जज की शख्सियत को बीच में रखा हुआ है। मुअज़्ज़िज़ जज साहब के अपने कोई बहुत सारे ऐसे जुमले हैं जो उनको एक सिमत उनका झुकाव दिखा रहे हैं और एक सिमत में उनकी मुखालफत जो है उसको जाहिर कर रहे हैं और बज़ाहिर ये दिखाई देता है, पाकिस्तान का एक आम आदमी भी इसको समझता है। उसके बाद जवाबन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों या दीगर लोग हों या फ़ौज के हमायती लोग हों या कोई आम लोग हों, वो जस्टिस कादी फ़ायदी साहब पर जवाबी हमले सोशल मीडिया पे करते हैं और उसके ऊपर शिकायत भी करते हैं जस्टिस साहब जाके अदालत में। तो ये जब
एक तरफ से जस्टिस साहब को हीरो बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ से उनको विलन बनाने की भी साजिश की जा रही है। तो इस सारी सूरत में नुकसान किसका हो रहा है? एक मुअज़्ज़िज़ जज का और एक अदलिया का, क्योंकि इस केस में हर चीज पर बात हो रही है, हर इशू पर बात हो रही है। बात नहीं हो रही तो केस पर नहीं हो रही, यानी बात नहीं हो रही तो यह नहीं हो रही कि जायदादें किसकी हैं, जायदादें कब बनी, जायदादें कैसे बनी, उनके ज़राए आमदन क्या है, यह रिपोर्ट नहीं हो रहा। बाकी सब कुछ रिपोर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है, पाकिस्तान की फौज बहुत बुरी है, पाकिस्तान की हुकूमत बहुत बुरी है, लगता है पाकिस्तान में नहीं है गटर में रह रहे। हर चीज़ वहां से रिपोर्ट हो रही है, ये रिपोर्ट नहीं हो रहा। और ये हमें सुनने को नहीं मिल रहा कि ये जायदादें हक हलाल की हैं और ये उनकी मनी ट्रेल है। ये सारा कुछ आपके सामने आ गया है। जब ये सुनने को मिलेगा तो केस हल हो जाएगा, और अगर ये केस हल हो जाएगा तो मामला ही खत्म हो जाएगा। सबकी इज्जत और सबका वकार जो है वो अपनी अपनी जगह पर रह जाएगा, और झूठ बोलने वाले, साजिश करने वालों का मुंह खुद ही काला हो जाएगा। लेकिन मैं इस केस में बहुत सारी कंट्रोवर्सी सुन रहा हूं, बहुत सारी चीजें देख रहा हूं। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बार बार कह रहे हैं कि फोकस केस पर कीजिए, तो केस के अलावा हर चीज पे बात हो रही है, केस पे बात नहीं हो रही कि जायदादें कैसे बन गई, कहां से बन गई, ज़राए आमदन कहां से आए। वो चीजें जिन पे डिस्कशन होनी चाहिए वो नहीं हो रही। यहां तक की डेवलपमेंट ये है। इसके बाद कुछ होगा तो मैं आपके सामने रिपोर्ट करूंगा, आपको बताऊंगा। मुझे बहुत मोहतात रहना था इस वीलॉग में, क्योंकि अदलिया के एक मुअज़्ज़िज़ जज का मामला है, और वो जज हैं पाकिस्तान की एक अदालत के। हम सबका फ़र्ज़ है उनका एहतराम करना, लेकिन हम अपनी अकल और अपनी समझ के मुताबिक इस मामले को रिपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि उन्हीं की ख्वाहिश है कि मीडिया आज़ाद होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।